हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L जुड़ा होता है तो प्रेरण प्रतिघात का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L जुड़ा होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, अर्थात V और I के बीच में कितना कालांतर होता है, जिसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो स्टूडेंट जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हमने एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट पहले ही बना करके रखा है जिसमें हमने प्रेरक L को जोड़ रखा है। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले कि हम डेरिवेशन को शुरू करें उससे पहले बच्चों को ये समझना होगा जो ऑल्टरनेटिंग करंट और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है बच्चों, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल होने का मतलब बच्चों ये होता है ये टाइम के साथ साथ बच्चों अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता हुआ चलता है। चलिए मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं बच्चों अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए अगर मैं ग्राफ अगर खींचूँ तो बच्चों वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड ये जो बच्चों ग्राफ है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ठीक है, ये बच्चों जो फर्स्ट हाफ साइकिल होती है बच्चों इसमें ये पॉजिटिव होता है और जो सेकंड हाफ साइकिल होती है ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा और बच्चों ये जो इसकी जो पीक वैल्यू होती है, ये जो पीक वैल्यू होती है बच्चों, ये जो पीक वैल्यू होती है बच्चों हम इसको वोल्टेज का या करंट का क्या बोलते हैं बच्चों, शिखर मान बोलते हैं, यानी इसका आयाम बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने वोल्टेज के इक्वेशन में यहाँ B0 यहाँ दर्शाया भी स्टैंड। ठीक है, अब देखो स्टैंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो वोल्टेज या करंट होता है अल्टरनेटिंग स्पेशल, ठीक है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता है। तो देखिए मान लीजिए t बराबर 0 पर बच्चों बात करते हैं तो t बराबर 0 पर बच्चों ये कितना 0 है, कितना 0 है। ठीक है, मान लो ऊपर की वैल्यू प्लस की है, ठीक है, और नीचे को वैल्यू हम बच्चों माइनस की कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन है, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है ना, -1 -2 -3। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चों ये टाइम आगे को बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका परिमाण चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर को जाएगा तो बच्चों इस वाली जो वैल्यू आएगी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू को बच्चों मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं बच्चों, इसका शिखर मान या इसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये देखिए डाउन होना शुरू हो गया और इस पोजीशन पर आकर इस पॉइंट पर आकर के फिर से क्या हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये टाइम के साथ साथ ही अपनी पोजीशन मतलब अपने परिमाण और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, और ये तो कंडीशन वोल्टेज और करंट दोनों के लिए है। ठीक है, अगर हम करंट का ग्राफ इसको मानते हैं तो धारा का ग्राफ भी बच्चों इस टाइप से आता है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए बच्चों किसी टाइम जो करंट ऐसी सोर्स है जो प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन बच्चों ये डायरेक्शन है। ठीक है, मान लो किसी टाइम जो करंट प्रवाहित हो रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अभी बच्चों ये क्या है, कोई ना कोई कॉइल है, कोई ना किसी मेटल की कॉइल है ना, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी मेटल के अंदर या किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया है, बायोसेट के नियम में पढ़ाया था और जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें आपको मैंने पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में, है ना। तो देखिए स्टैंड अगर मैं किसी परिनालिका के लिए फार्मूला लिखूँ तो परिनालिका के लिए फार्मूला बच्चों क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का वो होता है V = μ0 N I होता है। ठीक है, जहाँ μ0 का बच्चों ये निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, एन क्या होता है बच्चों किसी परिनालिका यानी सोलेनोइड में इसके एकांक आयतन में या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है और आई है बच्चों उसमें बहने वाली धारा। तो इस फार्मूले से बच्चों अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो V है बच्चों यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, आई के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर किसी कॉइल में आई चेंज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे V चेंज होगा। ठीक है, अच्छा और ये तो हम लोग अभी देख ही रहे थे कि ये जो अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज होता है, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो पहली बात बच्चों ये जब इसके अंदर कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो वो करंट जो होगा बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा और जब वो चेंज हो रहा होगा तो इस चेंजिंग की वजह से इस कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी लगातार चेंज होगा, क्योंकि जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये अपने चारों क्या करेगी बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो करेगी बच्चों वो जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लगातार जो एसी करंट होता है अपनी टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। जब ये आई चेंज हो रहा होगा तो इसका जो वी भी चेंज हो रहा होगा। और बच्चों वी चेंज अगर किसी कॉइल का होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसी कॉइल का अगर चेंज होता है, ठीक है, तो उस कॉइल का बच्चों फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि फ्लक्स का जो फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का ये होता है बच्चों ϕ = V होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर V चेंज हो रहा है बच्चों, अगर V चेंज हो रहा है, ठीक है, तो V चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। और बच्चों किसी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे ने ये बताया कि
कि उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और वो उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि देखो स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से एसी सोर्स से हमें करंट मिल रहा है, ठीक है। करंट की ये स्पेशल बात बच्चों ये एसी के लिए कि इसका परिमाण और डायरेक्शन होती है समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा बच्चों, तो करंट लगातार टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी जीरो होगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, आई के चेंज होने से वो वी भी चेंज होगा, और जब वी चेंज होगा तो बच्चों इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है वी होता है, और जब किसी कॉइल का जब फ्लक्स चेंज होता है बच्चों तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और उसका नेचर ऐसा होता है कि वो उस कारण का अपोज करता है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है, यानी इसके अंदर करंट बच्चे ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बैटरी बन जाएगा। बैटरी बनने का मतलब ये होता है बच्चों, इसका एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो करंट फ्लो कराएगा बच्चों ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो एक बैटरी बन रहा है किसके माध्यम से बनना है? इसी के माध्यम से बनना है। इसके अंदर करंट नहीं आता तो ना ही चुंबकीय क्षेत्र होता और ना ही इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। जैसे ही करंट आया इसके अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र आया, ठीक है, वो फिर वो जो चुंबकीय क्षेत्र वो चेंज हुआ, चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज हुआ और इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यानी ये इंडक्टर अपने आप में एक बैटरी बन गया। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। समझ में आती है आप लोगों को? ये सब इससे पिछले मैंने आपको पढ़ा रखा है स्टूडेंट, ठीक है, जो मैंने अब तक आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इसको क्लोज अगर लूप मानता हूँ, अगर मैं इसके अंदर बच्चों किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो करंट आ रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन देखो ये क्या प्लस से माइनस की हो रहा है, तो कोई अगर एसी करंट की बात करता हूँ तो करंट ऐसे आ रहा है ना, प्लस से माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा। और देखिए अब मैं उसको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए टाइम देखिए किरचॉफ लॉ लगाने जा रहा हूँ, देखो वी इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू 0, जहाँ E क्या है बच्चों? E है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? इस इंडक्टर का प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो मान होता है बच्चों ये होता है L di/dt होता है। समझ में आ रहा है? ये E का मान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान समझे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस E का मान लगिए L di/dt बराबर 0, जहाँ L क्या बच्चों? इस कॉइल का स्वयं प्रेरण गुणांक है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा देर इसके हटा देता हूँ, देखिए आगे समझे। तो देखिए स्टूडेंट इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा बच्चों L di/dt बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? V हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं केवल di की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे di इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों मुझे, देखिए V/L, कौन सा L बच्चों? ये वाला L अपन में आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका dt बच्चों आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मुझे V का इक्वेशन तो पता है, अल्टरनेटिव वोल्टेज का समीकरण V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इस V की जगह मैं क्या लिखूंगा? V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा? देखिए di इज इक्वल टू स्टैंड हो जाएगा, देखिए अपॉन में जो L बच्चों ऐसे रहेगा, तो V की जगह रखिए क्या? V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और जो साथ में dt चल रहा बच्चों वो ये हैगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए, देखिए वोल्टेज का समीकरण मुझे ऑलरेडी दे रखा है, मुझे करंट का समीकरण चाहिए, तभी तो मैं ये देख पाऊंगा कि वोल्टेज और करंट में कौन आगे है कि कौन पीछे है। अच्छा, अब देखिए इसको देखिए डी का मतलब एक बहुत छोटा सा करंट, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ तो क्या करना होगा? देखिए तो देखिए इस समीकरण को दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे। तो देखिए जब समाकलन करेंगे बच्चों इसका तो कैसे करेंगे हम समझें। तो डी का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो केवल आई होता है, ठीक है। ये वी नॉट और एल बच्चों कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। वी नॉट और जो एल है बच्चों ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों? साइन ओमेगा टी और साथ में ये आपका डी टी, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल, ठीक है बच्चों। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और साथ में ओमेगा से हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इधर निकाल लीजिए तो बच्चों फार्मूला बनेगा आपका वी नॉट और साथ में बचेगा ओमेगा एल, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए माइनस को आगे लगा लीजिए, ये बनेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये फार्मूला का निकल कर आ रहा है बच्चों? आई का फार्मूला निकल कर आ रहा है, ठीक है। देखिए आपका जो वोल्टेज का जो समीकरण है वो साइन के फंक्शन में आ रहा है, लेकिन जो करंट का जो समीकरण है बच्चों आपका कॉस के फंक्शन में आ रहा है। तो पहले इस कॉस को मुझे साइन के फंक्शन में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे ध्यान समझे। देखिए इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए आगे समझे इस चीज़ को। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये देखिए माइनस
वी नॉट ओमेगा एल, ठीक है। देखिए कॉस को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, कॉस को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी, यानी साइन, तो देखिए कॉस को हम लिख सकते, माफ कीजिएगा कोस को तुम्हें तोड़ना ही है, तो कॉस को हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं इस टाइप से। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, मतलब 9 पाई का मान 180, 200 भाग करो 90 आएगा, है ना। तो साइन एक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी होता है, कोस ओमेगा टी होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब देखिए ये जो माइनस के अंदर आ रहा है इसको हटाइए, मतलब इसके अंदर इसकी गुणा करा दीजिए, तो ये आई इक्वल टू स्टैंड हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये जगह वी नॉट ओमेगा एल, और ये जगह बच्चों साइन, देखिए ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख ली क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे ना इसके अंदर, तो ये जगह ओमेगा टी और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। तो ये समीकरण आया बच्चों आपका आई का। लेकिन अभी दिक्कत क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी नॉट आ रहा है। देखिए साइन, तो इसका जो फंक्शन वो तो सेम हो गया, ये साइन के रूप में आ गया, लेकिन वो बात अलग है, जो पाई बाई 2 है ये इसके साथ में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो करंट है वोल्टेज से पीछे चल रहा है 90 अंश, ठीक है। अच्छा देखिए करंट, अब देखिए आगे क्या करते हैं, देखिए अब ये जो वैल्यू आ रही है देखिए यहाँ पे है ना, ये आई नोट के बराबर है। देखिए समीकरण के देखिए, यदि हम कहें देखो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, आई नोट माना, क्या ना आई नोट, यानी मैक्सिमम करंट, यानी अधिकतम धारा, अधिकतम धारा का इसको माने तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण बनेगा आई इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा आई नोट, क्योंकि देखिए इस पूरे को मैंने क्या माना, आई नोट माना, और ये हो जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण को देख लीजिए और इस वाली समीकरण को देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो करंट वाली समीकरण में जो पाई बाई 2 आ रहा है वो माइनस के साथ आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो करंट है आपका वोल्टेज से 90 डिग्री क्या बच्चों पीछे चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा मैं इसका ग्राफ खींच कर दिखाऊं, तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। इससे पहले बच्चों मैं ये समझ समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये जो मैंने देखिए माना है, देखिए जो इसको समझे, देखिए ये देखिए बी नॉट अपॉन ओमेगा एल जो था, इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था बच्चों आई नोट, क्या था बच्चों, आई नोट माना था, यही तो माना था, इसी के लिए तो मैंने आई नोट लिखा था, ठीक है। अच्छा देखिए इसको इधर लेके जाइए, देखिए इसको हम देखिए वी नोट अपॉन ये इसके अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा, ये बच्चों आपका आएगा आई नोट, बड़ा क्या आएगा बच्ची, ओमेगा एल आएगा, आएगा ओमेगा एल। अब देखिए जो वी नोट अपॉन आई नोट होता है, ये तो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, बी अपॉन आई इजिकल टू क्या होता है, ये आर होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों में। लेकिन यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कोई प्रेरक जुड़ रखा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। इसका मतलब ये है जो बी अपॉन वी नोट अपॉन आई नोट है, ठीक है, प्रेरक द्वारा, यानी प्रेरक द्वारा धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध है, यानी ये जो है ये एक रेजिस्टेंस के ही तुल्य है, ये एक रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि देखिए बी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। देखिए इस केस में बच्चों इस ओमेगा एल को है ये प्रतिरोध, देखिए इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं बच्चों हम एक्सएल, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। तो देखिए ये हम कह देखिए ये जो बी नोट अपॉन क्या बच्चों, ये आई नोट है, इसको हम लिखते हैं बच्चों एक्सएल, क्या लिखते हैं बच्चों, एक्सएल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अच्छा तो देखिए स्टैंड, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ एक्सएल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बच्चों, देखो क्योंकि बी नोट आई नोट को हम एक्सएल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फार्मूला, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा बच्चों एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा, देखिए यहाँ से एक्सएल इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 2 पाई एफ और ये एल हो जाएगा, समझ में आ रहा। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा बच्चों इसका ओम, मैंने बताया ना क्योंकि बी अपॉन आई जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, एक्सएल माना, जहाँ एक्सएल भी एक प्रतिरोध के ही तुल्य है, इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, ओम ही होगा, ठीक है। अच्छा अगर बच्चों अगर हम ग्राफ की अगर बात करते हैं कि ग्राफ कैसे खींचे इसका, देखिए तो देखिए इसका मैं फेजर कर्व आपको खींच के दिखा रहा हूँ, फेजर कर्व कैसे खींचते हैं, देखिए फेजर वक्र कैसे खींचेंगे, देखिए बड़ा आसान तरीका खींचने का, देखिए ये और ये मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका वी नॉट, ये है आपका वी नॉट, और ये एक्स एक्स के साथ ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज के लिए हो गया। लेकिन करंट के लिए अगर देखें तो करंट में फेज कितना आ रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है,
यानी पहले ओमेगा टी चलना पड़ेगा, फिर बैक होगा ना कितना पड़ेगा हमको π/2 पीछे चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आई के लिए अगर एक ग्राफिक से दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो बी नोट के लिए तो वैल्यू आ गई है, तो अब मुझे क्या चाहिए, देखिए आई नोट के लिए देखना है, यानी आई का जो फेज है वो कितना आएगा समीकरण में, देखिए यहाँ से, तो देखिए ओमेगा टी तो हम चलेंगे साथ में पीछे और चलना पड़ेगा, कितना π/2, तो π/2 कहाँ आएगा, लगभग मान लीजिए बच्चों वो इस कंडीशन में आएगा, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक है बच्चों ये π/2, ठीक है, और ये होगा बच्चों आपका ये आई नोट होगा, ठीक है। वैल्यू दिखाना चाहोगे तो हम यहाँ से इस पर दिखा सकते हैं, ये आपका वी नोट होगा, आई नोट होगा मतलब ये आपका वी नोट होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो ये उसके बच्चों फेजर और कर्व यहाँ पे आपको मैंने खींच करके दिखाया, किसके लिए, जब प्रेरक एल जुड़ा होता है, तो ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो इस बात को याद रखें बच्चों कि जब भी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक एल जुड़ा होता है, तो जो धारा होती है बच्चों वोल्टेज से पश्चिगामी होती है, या कहो वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, ठीक है। तो ये बात बच्चों मैंने आपको बताई, आपको केवल इतना यहाँ पे ये डायरेक्शन करके आना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम इस व्यंजक को निकालते हैं। प्रेरण प्रतिघात का यही फार्मूला है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।